राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। ये आवाज थी श्री हरिवंश राय बच्चन की, अपनी महान कृति मधुशाला की कुछ पंक्तियां सुनाते हुए। मधुशाला वो कालजयी काव्य है जिसने बच्चन साहब को हिंदी साहित्य में एक अनुपम स्थान दिला दिया है। मधुशाला में भाषाई सुंदरता तो है ही, साथ ही जीवन दर्शन यानी फिलॉसफी वो भी कूट कूट कर भरा है, और वो आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना तब था जब मधुशाला लिखी गई थी। और बच्चन साहब के लिए कहा जाता है कि उन्होंने छायावाद की छाया से निकल जीवनवाद की एक नई शुरुआत की। जैसा हमने पिछले एपिसोड में कहा था, मधुशाला एक तरह से एक नए युग की शुरुआत थी, जहां कविताओं की पुरानी परंपराओं से निकल एक सुबह की पहली बयार जैसा एहसास होता है। मधुशाला का शाब्दिक अर्थ है मदिरालय और द हाउस ऑफ वाइन, या जैसा आजकल कहते हैं ए पब। बच्चन जी मधुशाला लिखने तक खुद तो नहीं पीते थे, मगर फिर भी मधु, मदिरा, हाला, प्याला, साकी और मदिरालय जैसे शब्दों को प्रतीक बनाकर जीवन की जटिलताओं का इतना सुंदर चित्रण किया, जिनकी कविताई रौनक एक सदी बाद आज भी बरकरार है। दिलचस्प बात यह है कि बच्चन जी ने जब मधुशाला लिखी तो खुद एक नवयुवक ही थे, और ये उनके बड़े ही कठिनाइयों वाले दिन थे। मधुशाला में 139 रुबाइयां हैं। रुबाई यानी 4 पंक्ति की एक छोटी कविता, हिंदी में कहें तो चतुष्पदी, आम बोलचाल की भाषा में चौपाई। हर एक रुबाई या चौपाई अपनी चौथी पंक्ति में मधुशाला शब्द से समाप्त होती है, जो एक मादक सा तरन्नुम बन जाती है। मधुशाला की आखिरी चौपाई में कवि महोदय इसे अपने पाठकों को ऐसे समर्पित कर रहे हैं जैसे एक पिता अपनी पुत्री का कन्यादान कर रहा हो। बड़े बड़े नाजों से मैंने पाली है साकी बाला, बड़े बड़े नाजों से मैंने पाली है साकी बाला, कलित कल्पना का ही इसने सदा उठाया है प्याला, कलित कल्पना का ही इसने सदा उठाया है प्याला। मान दुलारों से ही रखना इस मेरी सुकुमारी को, मान दुलारों से ही रखना इस मेरी सुकुमारी को, विश्व तुम्हारे हाथों में अब सौंप रहा हूं मधुशाला, विश्व तुम्हारे हाथों में अब सौंप रहा हूं मधुशाला। मधुशाला पहली बार सन 1935 में प्रकाशित हुई थी और इतनी लोकप्रिय हुई कि भारत भर के कवि जगत में बच्चन और मधुशाला की खूब बातें होने लगी। कितने नए संस्करण छपे, लाखों प्रतियां बिकी और अब तक पसंद की जा रही हैं। अगले करीब 50 साल तक बच्चन साहब को देश भर से कवि सम्मेलनों में मधुशाला के पाठ के निमंत्रण आते रहे, और कितनी ही नृत्य नाटिकाएं भी बनी। जहां मधुशाला की लोकप्रियता जंगल की आग की तरह फैली, वहीं इसकी आलोचना और बुराई करने वालों की भी कमी नहीं थी। कई लोग तो इसे आज तक शराब और सुरा का काव्य कहते हैं, लेकिन मेरे विचार में मधुशाला हिंदी साहित्य की सबसे मिसअंडरस्टूड रचनाओं में से एक है, और ये पॉडकास्ट भी एक प्रयास है कि मधुशाला के अनछुए पहलुओं पर हम बात कर सकें, इसके शब्दों की भावार्थ की गहराई में उतर सकें, और अगर मधुशाला को डूब के पढ़ें या सुनें तो पता लगता है मधुशाला में जहां एक ओर अलंकार है, दूसरी ओर संगीत में झनकार भी है। जहां साकी की नाज अदा इकरार है, वहीं नखरे डांट डपट इंकार भी है। जहां जीवन अनुभव का रस बेशुमार है, दर्शन और कल्पनाओं की भरमार भी है। जहां एक ओर ताजगी भरी बयार है, हाला प्याला में छाया खुमार भी है। इसमें पथिक की राह से तकरार है, तो दूसरी तरफ मधुशाला का दुलार भी है। दर्द नशा इस मदिरालय में, इस पार भी है उस पार भी है। दर्द नशा इस मदिरालय में, इस पार भी है उस पार भी है। एक और प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि क्या मधुशाला रुबायत उमर खयाम की नकल नहीं थी?
इसकी छोटी सी कहानी ये है कि बच्चन साहब खुद रुबायत उमर खयाम से प्रेरित थे और उन्होंने अपनी मधुशाला से पहले खयाम की मधुशाला के नाम से उनकी रुबाइयों का अनुवाद भी किया था। वो रुबायत को अपने प्राणों की पुकार कहते हैं और कहते हैं कि मैं जो कुछ भोग रहा था, जी रहा था, जो कई वर्षों से मेरे अंदर घुमड़ रहा था, रुबायत ने उसे व्यक्त करने के प्रतीक दिए। लेकिन मधुशाला बच्चन साहब की अपनी रचना, अपने अनुभवों और कल्पनाओं का निचोड़ थी। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी हैं, या फिर फेनिल मदिरा है मत इसको, कह देना उर्का छाला। और देखा जाए तो खुद के भोगे अनुभवों के बिना मधुशाला का महल कहाँ खड़ा किया जा सकता था। बच्चन साहब खुद कहते हैं, यदि मैं बंदूक के रूपक का प्रयोग करूं तो कहूंगा कि मेरी बंदूक भरी हुई थी बड़ी ही जीवंत, सशक्त और लक्ष्यवेधी गोलियों से। लेकिन घोड़ा दबाना मैंने उमर खयाम से सीखा और ये कोई छोटी कला नहीं है। घोड़ा दबाए बिना भरी हुई बंदूक भी किस काम की, लेकिन अगर बंदूक ही खाली है तो घोड़ा दबा के क्या हासिल। तो सार ये है कि मधुशाला लिखने की प्रेरणा एक तो खयाम की रुबाइयों से आई और दूसरा उनके परिवार के इतिहास और उनके बुजुर्गों की धरती का भी उसमें बड़ा योगदान है। उसके बारे में बच्चन जी कहते हैं, हृदय और मस्तिष्क उन्हीं का, मुखरित हो मेरे छंदों में, यदि मुझको जिंदा बन रहना है हिंदी के तुकबंदों में, मेरे रक्त नसों के अंदर उनका क्या कुछ संचित होगा। हृदय और मस्तिष्क उन्हीं का, मुखरित हो मेरे छंदों में, यदि मुझको जिंदा बन रहना है हिंदी के तुकबंदों में, मेरे रक्त नसों के अंदर उनका क्या कुछ संचित होगा। इसकी कहानी विस्तार से आगे कभी सुनाएंगे। मधुशाला के कुछ समय बाद ही मधुबाला और मधुकलश भी लिखी गई थी, जो उन्हीं अनुभवों और कल्पनाओं की अगली कड़ी जैसी थी। मधु शब्द पर इतनी सुंदर कविताएं लिखने के लिए ही डॉक्टर बच्चन को हालावाद का पुरोधा भी कहा जाता है, एज इन पायोनियर। बाद में मधुशाला एक म्यूजिक एल्बम के रूप में भी आई थी, जिसमें चुनिंदा 20 चतुष्पदियों को मन्ना डे ने जयदेव के संगीत के साथ बड़ी मधुरता और भावपूर्ण लय में गाया है। वहीं से तो अपना भी मधुशाला प्रेम शुरू हुआ था। इस एल्बम की पहली पंक्तियां खुद बच्चन साहब ने गाई थी, जो आपने शुरुआत में सुनी। मैं हूं अरिसुदन और ये पॉडकास्ट है मधुशाला की, जिसमें हम कविता तो पढ़ते ही हैं, साथ में बात करते हैं कविता के पीछे की कहानियों की, प्रेरणा की, बच्चन साहब के जीवन अनुभवों की, कुछ उस समय के भारत के इतिहास की, कुछ आज के समय में मधुशाला की प्रासंगिकता या कहें रिलेवेंस की। चलेंगे आप मेरे साथ मदिरालय की यात्रा पर? तो आइए मिलते हैं एक चाय की प्याली पर। और हाँ, ये अवश्य बताएं कि ये शुरुआत आपको कैसी लगी। आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक पर। तो अगले अंक तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए और चाय कॉफी पीते रहिए।